बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहतशम तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन हमारी सीरीज़ ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज लास्ट पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बीबी की असैसिनेशन और उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी का जो टेन्योर है पीपल्स पार्टी को लीड करने का वो, और उसके बाद बिलावल की एंट्री है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और एज़ यूजुअल किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे शौकत शौक साहब, सीनियर साफ़ी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। सर जी आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर जी, बीबी शहीद की असैसिनेशन किन फैक्टर्स के तहत हुई? लोकल फैक्टर से, इंटरनेशनल फैक्टर से? ज़रदारी साहब इससे अवेयर थे, बाद में पता लगा? ये थोड़ा सा इस पे देखें, कत्ल का जो है ना मामला, उस पर कभी भी हम बग़ैर सबूत के किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। एक बात तो पक्की है, ठीक है ना। बीबी का मर्डर हुआ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा लंदन में था और वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ना, एक हाउस ऑफ कॉमन होता है उनका, एक हाउस ऑफ लॉर्ड होता है आपके इल्म में। तो हाउस ऑफ लॉर्ड में उस वक्त जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे, ये रिटायर्ड होके यहाँ से चले गए थे और पहला पड़ाव इनका जो था वो लंदन में हुआ, वहीं रह रहे थे ये। वहाँ से एक जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कुछ जो उनकी एक कमेटी होती है, जिस तरह हमारी सेनेट की कमेटियाँ हैं मुख्तलिफ और कौमी असम्बली की मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं, तो उनकी एक जो थी टेररिज्म पे एक कमेटी थी। तो उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वहाँ मदऊ किया और काफ़ी सारे उनके क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन वो करते हैं जो जिनको वो इनवाइट करते हैं। बड़ा लिमिटेड सा एक सीन होता है। तो क्योंकि मैं वहाँ था तो मुझे भी इनवाइट किया, मैं भी वहाँ मौजूद था और मैंने वो सारा अपनी आंखों से देखा भी सही, सुना भी सही। लेकिन एक वो लंबी एक सेशन था, उसमें बहुत सारी चीज़, लॉर्ड अहमद भी थे उसमें और भी काफ़ी सारे लॉर्ड थे। लेकिन जो उसका क्रक्स है वो ये है कि जब तमाम लॉर्ड्स ने और हाउस ऑफ कॉमन के लोगों ने क्वेश्चन रेज़ कर लिए और उनका जवाब वो दे चुके, तो एक जो बज़ाहिर मतलब सहाफ़ी थे और उनका तारुफ भी करवाया गया कि ये फ़लाँ न्यूज़पेपर को या फ़लाँ एजेंसी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन करना चाहते हैं। और उनका क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन से ज़्यादा तकरीर थी, जिसको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बहुत तहम्मुल से सुना, सुन के और बड़े आराम से पानी का गिलास का एक घोंट लिया और उसको कहा, देखें बात सुने, आपने तकरीर पूरी कर दी, अब इसमें एक नहीं कोई 20 क्वेश्चन है, लेकिन मैं सिर्फ आपके एक सवाल का जवाब देना। वो सवाल उन्होंने ये किया था या कोशिश ये की थी साबित करने की कि जी बीबी जो हैं वो जब मर्डर हुई थी तो आपके हुकूमत थी, तो वो उसके कसूरवार आप हैं, जो क्रक्स था उस क्वेश्चन का। उन्होंने कहा जी ठीक है। परवेज़ मुशर्रफ ने जवाब दिया कि आप बाकी चीज़ें छोड़ दें, जो आपने तकरीर की वो आपका एफिलिएशन हो सकती है पॉलिटिकल, तो होनी चाहिए, बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे दौर में मर्डर हुई, मैं तहकीकात नहीं कर सका। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप के पास एब्सोल्यूट पावर्स हैं, वज़ीर आज़म आपका है, कैबिनेट आपका है, प्रेसिडेंट आपका है, सिंध में हुकूमत आपकी है। आप इस तरह कीजिए कि आप इसकी तहकीकात करवा लें और जो फिक्स होता है उसको फिक्स कर दें। अगर मैं फिक्स होता हूँ तो मैं हाजिर हूँ। बात जवाब एक, ठीक है। देखें, यहाँ ताकतवर के साथ कोई बात नहीं हो सकती होती, एक बात तो बड़ी तय है। दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे एक गुजारिश की थी कि सियासत में और ख़ुसूसन हमारे जैसे जो ममालिक हैं, हम एक नहीं हैं। ये भी मैंने आपसे पहले एक दफ़ा जिक्र किया था। हमारे जैसे ममालिक में जो सियासत है ना, ये बुनियादी तौर पे ताकत का महवर हुआ करती है और इसमें कोई बात हरफ़े आखिर नहीं है। आप अगर ज़्यादा दूर नहीं जाएं, तो सिर्फ आप 88 से अगर ले लें, ठीक है ना। वैसे तो आपने बात की थी, हम पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे, तो पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो जब भुट्टो को फांसी दे दी गई तो उसके बाद वो किस तरह बिखरे, वो बिखरे। तो इनको नुसरत भुट्टो साहिबा को और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को
पीपल्स पार्टी का पूरा बोझ जो था, पॉलिटिकल बोझ, वो अपने कंधों पे उठाना पड़ा। ठीक है ना, बोझ इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त वो अगर पार्टी होती तो लोग खड़े रहते ना, ठीक है ना, तो वो उन्होंने उठाया और उसके ऊपर उन्होंने की। लेकिन उनके साथ एक आंसर ज़रूर खड़ा था, जो जिसको जियाला कहते हैं, जो आज नहीं है। ठीक है ना, वो एक था, वो सेकंड लेयर में था या थर्ड लेयर में था, वो खड़ा रहा, मौजूद था, कुछ था, जो थे जिया भुट्टो थे, वो खड़े थे उस वक्त, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि 1985 में फिर उन्होंने ये फैसला कर लिया पीपल्स पार्टी ने कि हम जो नॉन पार्टीज़ जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं इस पे हम पार्टिसिपेट, हमारा कोई बंदा नहीं करेगा जो पीपल्स पार्टी का। लेकिन जिन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो असेंबली में पहुंचे और उसके बाद वो फिर मुख्तलिफ सियासी जमातों में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की। उसमें मुस्लिम लीग नून भी थी, नून तो खैर बाद में बनी, मुस्लिम लीग उस वक्त बनी थी, ठीक है, जिसमें जिन्हें जो थे प्राइम मिनिस्टर बने थे। इसी तरह और जो सियासी जमातें थी कुछ उधर ट्रेवल कर गए कि इन्होंने, कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी को कुछ नाम दे के बना लिया, किसी ने कुछ नाम दे के बना लिया, लेकिन वो खैर वो चल नहीं सका जिस तरह नहीं चलता होता आपके में है कि वो चीज़ें एक ही चलती होती हैं, सियासी जमात भी एक ही चलती होती है। आप पूरी पाकिस्तान की सियासी जमातों की हिस्ट्री उठा के देख लें, जिस भी मेन स्ट्रीम सियासी जमात का कोई हिस्सा हुआ है वो दूसरा हिस्सा नहीं चल सका, वो एक ही चला है। ठीक है, चाहे वो मजहबी जमातें थी, चाहे वो सियासी जमातें थी, मजहबी सियासी जमातें और सियासी जमातें लग दोनों उसी में। लेकिन बीबी का एक जो मैं आपको बात लास्ट टाइम भी मैंने की थी, मैं उसको एक दोहराना चाहूँगा इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कि उन्होंने एक बात सोच समझ के बहुत अच्छी की थी कि उन्होंने कहा था कि हम मिसाक जमहूरियत कर लेते हैं। ओके, ठीक है ना। अब आपको मैं एक और बात आउट ऑफ कंटेस्ट आपके सवाल से अलग बताता चलूं कि ये जिस पे शोर मचा था उस वक्त पूरे मीडिया में, हम भी शोर मचाने में शामिल थे, वो था कि ये बारी लगा रहे हैं, पहले पीपल्स पार्टी आ रही है, फिर मुस्लिम लीग नून आई, उन्होंने कहा देखें जी अब ये बारी मुस्लिम लीग नून की है। अब उसके बाद बारी 18 में फिर पीपल्स पार्टी की बननी थी। उसको ब्रेक करने के लिए फिर एक नया आंसर जो है उसको एंटर किया गया, और वो लोग जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि उन्होंने कभी मुस्लिम लीग के साथ खड़े थे, कभी पीपल्स पार्टी के साथ खड़े थे, कभी किसी के साथ, कभी जमात इस्लामी के साथ थे, कभी के वो उठ के इकट्ठे इधर चले गए और वो एक पार्टी बना दी गई और उसको हुकूमत दे दी गई, और फिर आपके सामने है सारी चीज़ें। अच्छा, मैं अभी इस पे कमेंट्स करना चाहूँगा कि जब आपने ये मुशर्रफ साहब वाली बात बताई कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो सारा कुछ हुआ, तो पीपल्स पार्टी ने अपने टेन्योर में जो इन्वेस्टिगेशन करवाई, वो स्कॉटलैंड यार्ड आया और बीबी की मेल भी डिस्कस होती थी जिसमें उन्होंने मेरे ख्याल में 3 नाम गालिबन नॉमिनेट किए हुए थे। तो ये क्या अवामिल थे जिन्होंने इसको जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को मजबूर किया कि जी आप इसकी इन्वेस्टिगेशन ना करवाएं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है, ना मेरे इल्म में है कि किसी चीज़ ने मजबूर किया या उनको नहीं मजबूर किया। बज़ाहिर जो रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन हुई, स्कॉटलैंड यार्ड वाले भी आए, स्कॉटलैंड यार्ड भी आया, ठीक है ना, यहाँ के लोग भी थे, जॉइंट जो था इन्वेस्टिगेशन टीम भी थी, उनकी फाइंडिंग नहीं है। अगर फाइंडिंग थी तो वो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी ऑन नहीं किया। पार्टी ने तो खैर क्या ऑन करना था, उनको करके अगर ऑन भी करती या डिसऑन भी करती, मेरा ख्याल है अगर ऑन करती तो फिर उनको पावर में होने का ये एज लेना चाहिए था कि जो लोग उसके लिए मुल्ज़िम बने थे उनको वो बतौर मुल्ज़िम उनका ट्रायल करते और उनको सज़ा दिलवाते। मेरे ख्याल में जरदारी साहब की किसी जगह एक स्टेटमेंट भी थी, उन्होंने कहा कि जी बीबी के जो कातिल हैं मुझे उनके बारे में मालूम है। वो तो सब कहते हैं। देखें बात सुने, ये सिर्फ वो नहीं कहते, आप देखें कि काफ़ी सारे सियासी रहनुमाओं ने ये बातें की हैं और आपके बहुत सारे मीडिया के लोगों ने किए हैं कि हम लोगों को हमें पता है कि जी, लेकिन अगर पता है तो फिर वो जाके जो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन, तो अब तो वो ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म हो गई ना। देखें भुट्टो फैमिली का मसला ये हुआ कि बीबी के मर्डर होने के बाद तो ज़ाहिरी तौर पे तो जो उनकी फ़र्स्ट फैमिली थी वो मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो थी, उनको पीपल्स पार्टी को लीड करना चाहिए था। इवेंचुअली तो ऐसा ही बनता था, और अगर थे तो फिर उनका एक बेटा है जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर, ठीक है। लेकिन जो सुनी बात है
और फातिमा भुट्टो इज़ वेल कनेक्टेड पूरी दुनिया में, उनका बड़ा अच्छा एक वो है और बहुत अच्छा वो पॉलिटिकल उनका ऑथर भी है। वो उन्होंने बुक्स लिखी हैं काफ़ी सारी और उसका काफ़ी वो है। और अब वो नहीं आई पॉलिटिक्स में, या नहीं आने दिया गया, कुछ भी कह लें आप, कुछ भी कह लें, ट्रू, हम आपकी बात भी मान लेते हैं कि नहीं आने दिया गया। अगर आने दिया गया होता तो उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जरदारी सर्वाइवल नहीं, जरदारी देखें वो अलग बात है। देखें एक और मैं एग्जिस्ट करता भी पार्टी में। देखें बात यह है कि मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि आसिफ अली जरदारी की शादी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से जो हुई थी ये 88 के इलेक्शन से बहुत पहले की बात है। 87 में बात हुई थी। एक बात मैं आपको, दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को सिंध का जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एलिमेंट था वो छोड़ चुका था। उसमें मुमताज़ अली भुट्टो भी शामिल थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बीबी की मौजूदगी में छोड़ चुके थे। नहीं, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौजूदगी में छोड़ चुके थे। ओके, बहुत सारे लोग जो 2 साल ये अंडर ट्रायल रहे तो काफ़ी सारे लोग अभी भी देखें ना कि कुछ लोग, अब आपके कई लोग अंदर हैं ना तो उनको भी तो छोड़ गए हैं ना लोग। आप इस चीज़ से ज़रा अंदाज़ा लगाएं, इसको चीज़ों को सोचें समझें कि क्या क्यों होती हैं ये चीज़ें। देखें तसलसल वही है, वो 1970-78 था, 79 था, आज जो है ना 2024 चीज़ें नहीं बदली, वही चल रही हैं। वो छोड़ गए थे उस वक्त। आपने एक बात की ना, शादी देखें, शादी तो हो जाती है, शादी तो फिर हमारा तो एक और भी फेथ है ना कि ये कुदरत की तरफ से एक जोड़ा बनता है और ये हो जाती है। इसमें बड़ी बात तो नहीं, अच्छी बात है और होता भी ऐसा है। लेकिन बहरहाल भुट्टो जो फैमिली थी या उनका ये जो सिंध में था, उनको एक स्ट्रॉन्ग सियासी बैकग्राउंड वाला एक स्टेक चाहिए थी। अच्छा शोकत साहब, 2007 में बीबी के असैसिनेशन होती है, 2008 में फिर पार्टी गवर्नमेंट आ जाती है। उससे लेकर 2008 से लेकर 2024 तक ये तकरीबन कोई अब बनते हैं कोई 14-16 साल। ना क्यों ज़्यादा बने? 8 से 18 10 साल हो गए और 18 से 24 16 साल में पीपल्स पार्टी ने भुट्टो का केस क्या रेफरेंस का मूवमेंट चलाई, बीबी के मर्डर का केस नहीं पुट किया गया। इसकी कोई ख़ास वजह समझ में आती है? जितनी स्ट्रगल उन्होंने भुट्टो के केस को सॉल्व करने के लिए लगाई कि जी उनको गलत सज़ा दी गई, जुडिशल मर्डर कह लें या जो भी कह लें उसको, जितनी मूवमेंट उन्होंने उसके लिए चलाई है, बीबी के लिए उन्होंने। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक बड़ी वाज़ेह सी, बड़ी मुख्तसर सी बात बताता हूँ। भुट्टो का केस जो था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वो केस बुनियादी तौर पर जो जुडिशल उससे कनेक्टेड लोग हैं ये इन्होंने ज़्यादा उसको आगे चलाया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बेनज़ीर भुट्टो का केस किसी ने आगे नहीं चलाया। लेकिन मेरा ख्याल है और आई एम प्रिटी श्योर कि जो हमारी तारीख़ बताती है, इनका केस भी किसी न किसी वक्त ऐसे ही सामने आएगा जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस ये आया सामने। और वहाँ ये बात हुई कि 109 में उन्हें प्रेजुडिस होके सजाए मौत दी गई। लेकिन अभी भी वो भुट्टो साहब वाले केस में जैसे क्लियर किया गया है कि जी असल मुहर्रकात क्या थे वो तो नहीं आइडेंटिफाई किए गए। वो तो सिर्फ कोर्ट ने दे दिया कि जी गलत ट्रायल हो गया और उनको ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, इसलिए गोल मोल सा कर दिया। किसने इन्फ्लुएंस किया था ये तो अभी तक क्लियर नहीं हो। बीबी वाला भी ऐसे ही कोई फैसला आएगा? मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो तारीख आपकी चल रही है, मैंने अभी आपको एक बात की है कि मैं आपको बता रहा हूँ 1977-78 की बात, 79 की बात, 80 की, 85 की। आज आप बैठे हैं 2024 में, क्या फ़र्क है? वो उसी में चलता रहेगा। नहीं, फ़र्क क्या है सियासी तौर पे? क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। कौन सा आपका जो है वो मकामी या जो बाहर का जो है वो सियासतदान जो है, मैं सियासतदान कहते हुए मुझे थोड़ा सा बड़ा एक झटका सा लगता है। सियासतदान जो है वो कौन सा नज़रिया है, किस नज़रिए के तहत उन्होंने वो गए हैं किसी और जमातों में? ऐसा ही है ना। अच्छा, मैं देखें भुट्टो साहब का तो फिर भी एक नज़रिया था है कि उन्होंने जो पार्टी बनाई थी ये दरअसल
आप ज़रा गौर कीजिएगा किसी वक्त, मुझे अभी मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कि उन्होंने मकामियत को, जो मकामी था उसकी आवाज़ बने थे। हारी क्या लफ्ज़ लिया था उन्होंने, ये एक मैं आपको बड़ी डिफरेंट बात बता रहा हूँ। उन्होंने उनके, और उस पे उनको लब्बैक भी आई, उन पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लब्बैक भी आई, और उनकी काफ़ी फॉलोइंग थी, है आज भी। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा शुक्र, तो आप कह रहे हैं कि ये नज़रिया बीबी तक बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि जी किसी न किसी हद तक नज़रिए की बीबी फॉलो करती रही है, भुट्टो साहब वाला भी। और उनकी जो स्टेटमेंट्स आप अगर लास्ट उठा के देख लें तो वो एक इंटरव्यू में वो कह रही थी कि जी उनसे पूछा गया कि जी मुशर्रफ और नवाज शरीफ के बारे में, तो उन्होंने बड़े नवाज शरीफ के बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि जी इफ़ आई हैव एन अपॉर्चुनिटी चॉइस वन पर्सन, तो मैं मुशर्रफ को चॉइस करूँगी, नवाज शरीफ उससे बहुत फर्स्ट पोजीशन पे है। ईबीपी का एक, ये भी सियासत है, इसमें सियासत, लेकिन वो मतलब जितना वो क्लेम, मतलब उस इंटरव्यू में वो कह रही थी कि जितना नवाज शरीफ ने डैमेजेस किया है मुझे और मेरी पार्टी को, मेरे ख़ानदान को, तो मैं इसके साथ कभी नहीं डाला करूँगा। तो उसी पार्टी के साथ जरदारी साहब मफाहमती सियासत का लेबल लगा के गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं 2008 में। तो ये अच्छा साइन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ग्रोथ के लिए, या यहाँ से प्रॉब्लमेटिक सियासत शुरू हो गई है कि पंजाब से आउट हो गए, कातिल लीग जिसको वो कहते थे उसको अपने साथ मिला लिया पीपल्स पार्टी ने, और पंजाब रही सही कसर भी उसकी जाती रही। तो इसको किस हवाले से आप देखते हैं? देखें, इसमें बड़ा सिंपल सा जवाब है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई लंबा चौड़ा जवाब भी नहीं है। बात है पावर की। ओके, जब आपको पावर नज़र आ रही होती है, जब आपको पावर का महवर पता होता है कि कौन है, तो फिर आप पावर के महवर को छेड़ने की कोशिश कभी नहीं करते। और अच्छे सियासतदान का ये हमेशा से वतीरा रहा है, अब पाकिस्तान में भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा। किसी ने ताकत को चैलेंज नहीं किया है कभी, बिल्कुल उनके इशारे पे। तो अगर उस वक्त भुट्टो साहिबा ने परवेज़ मुशर्रफ को कहा था कि वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, अब ये पता नहीं उन्होंने कौन से कॉन्टेस्ट में कहा था, क्या उन्होंने इस कॉन्टेस्ट में कहा था कि जी कोई ताकत के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, या किस हवाले से, या उन्होंने जो ये कहा कि इन्होंने मुझे डिफेम किया, इसमें भी कोई शक नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं, वो भी इसमें कोई शक नहीं है कि जितना मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ ग्रुप ने उनको जो सियासी और समाजी जो नुकसान पहुंचाया वो किसी और ने नहीं पहुंचाया। और मैं मज़ेदारी की बात आपको बताऊं, हम तो यहाँ बैठ के बड़े आसानी से ये बात कर लेते हैं, हम उन बातों को दोहराते हैं, मेरा ख्याल में जिन बातों को ये दोहराना नहीं चाहिए। अब वही जो लोग इस सारे ये जो थी समाजी उनकी जो उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई थी, इनके जो आर्किटेक्चर थे वो बाद में पीपल्स पार्टी के साथ बैठे थे, और उनमें से एक जो है वो बाद में अमेरिका के पीपल्स पार्टी ने उनको अमेरिका में सफ़ीर लगाया। मैं हुसैन हक्कानी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताएं कि आपको फिर समझ जाना चाहिए कि दरअसल सियासी जमातों को बनाता कौन है, सियासी जमातों के साथ लोग कौन फिट करता है, उनको फिर ये चीज़ें कौन देता है कि भाई आपने इसका करना क्या है, इसकी कमज़ोरी क्या है, कौन सी कमज़ोरी को कहाँ हिट करना है। अब देखें, उसके बावजूद मैं एक चीज़ की अप्रिशिएट करूँगा पीपल्स पार्टी की हेड को, उस वक्त जो हेड थी, कि उन्होंने इन सारी चीज़ों के बावजूद किसी न किसी के कहने पे या खुद या जो भी है, ठीक है ना, एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी कि उनको किसने कंपेल किया, लेकिन वो कंपेल हुई, वो मानी कि मुझे पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत करनी है तो फिर मुझे नवाज शरीफ के साथ बैठ के मिसाक जमहूरियत करना होगा, और उन्होंने किया। और मैं ज़ाती तौर पे एक चीज़ समझता हूँ कि अगर आपने मुल्क में डेमोक्रेसी चलानी है और अगर आपने सियासत करनी है, मस्बत सियासत करनी है, तो ये उनका मस्बत कदम था, सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो का नहीं, बल्कि मुझे ये भी कहने दें कि मियां नवाज शरीफ का भी मस्बत कदम था कि उन्होंने इकट्ठा किया और फिर उन्होंने उसको निभाने की कोशिश भी की, लेकिन वो
नहीं निभा सके। आज भी उनकी काफ़ी सारी चीज़ों पे जो है वो असर है उस मिसाक जमहूरियत का, जिसकी वजह से ये आज भी इकट्ठे हैं। अच्छा, मैं अभी ये बीबी वाले इसमें तो ये चैप्टर को हम आगे लेके जाते हैं जरदारी साहब का। अच्छा, मैं ये एक इसमें आपका पॉइंट चाहूँगा कि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये जो लीडर्स हैं बेसिकली अपने आप को क्लेम करते हैं, ये सफ़र करते करते बहुत सारा आगे चले जाते हैं अपने अपोनेंट के हवाले से। लाइक पीपल्स पार्टी अगर ट्रैवल कर रही है तो MKM के बारे में, काफ लीग के बारे में, नून लीग के बारे में। आपके पॉइंट के मुताबिक जो पावर सेंटर है वो इनको इंडिकेट करता है कि जी आप आएँ, या पावर इंडिकेटर शो करवाता है कि जी मेरे पास पावर है, ये उसके पास जाते हैं कि जी हम खिदमत करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जी आप इस चीज़ को साथ मिला के हुकूमत बनाएंगे। भी 2018 में भी यही हुआ था। हाँ, ऐसे ही होता है जी। वो कहाँ से वो जनूबी महाज के बंदे मिल गए, कहाँ से MQM को खान के स्टेटमेंट्स देख लें, फिर पंजाब के सबसे बड़े डाकू, फिर वो सारा खान उनके साथ। तो ये जो लीडर हैं इनको सेंस नहीं होती कि जी हम क्या कहते रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, या ये बिल्कुल कहते हैं कि अवाम बिल्कुल ताकत के हसूल का नशा। ताकत का नशा तो बहुत ही अलग है, ताकत के को हासिल करने के लिए जो नशा है ना वो भी अलग है। अब देखें, आप कुछ हो जाए हमारे साथ, जितने बेइज्जत हो जाए, आप देखें सिर्फ जो माजी करीब है ना उसके ऊपर नज़र डाल लें, बाकी छोड़ दें। मैं कहता हूँ हमें निसियान है, हम बड़ी चीज़ें भूल जाते हैं, पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। हमें तो अजबर याद है। बात यह है कि आप ज़्यादा दूर नहीं जाएं, आप सिर्फ शुरू करें कि जब नहीं 18 से ले लें, चलें, ठीक है ना। आप देख लें 18 में जो लोग इसके साथ आए तहरीक इंसाफ के साथ, वो लोग पहले कहाँ थे? ठीक हो गया। आप मुझे सिर्फ कभी बता दें, कभी किसी प्रोग्राम में, अगर आपको नाम याद हो, नहीं तो मैं याद करवा दूंगा, मैं उनके पोर्टफोलियोज़ भी आपको याद करवा दूंगा और पक्के नाम दूंगा आपको जो थे। कितने लोग आए, कहाँ चले गए, वो गुम कहाँ हो गए सारे। आप मुझे एक चीज़ बता दें, चलें सारी चीज़ें छोड़ें, उस्मान बुज़दार कहाँ है? 4.5 साल पाकिस्तान के 70% इलाके का जो इलाका और पॉपुलेशन का जो सूबा है पंजाब, उसका वो चीफ मिनिस्टर रहा है। 70% का मतलब आप समझते हैं? 70% का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान का 70% बजट भी पंजाब में है। उसका वो 4.5 साल चीफ मिनिस्टर रहा है। किधर है? नाम सुना है? स्टेटमेंट देखिए। एक बड़ा नाम था और जिसने पूरी फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट को रन किया, फराग होगी, कहाँ है? उसको तो पता है, वो तो दुबई बैठी हुई है। नहीं, ये भी गलत है। दुबई से भी आगे निकल नहीं सर, मैं ये तो कह रहा हूँ ना, आप शायद आपको पता हो, खान साहब आपकी मालूमात बड़ी अच्छी होती हैं। बात ये है कि आप इसको देखें कि समझें। जुल्फी बुखारी कहाँ है? मैं नाम गिनवाऊँ? बहुत लंबी लिस्ट है, आपका प्रोग्राम खत्म हो शहजाद जाएगा। अकबर हो गया, ये हो गया, बहुत सारे इस तरह के। अच्छा, हम अगर आगे चलें, बिलावल की एंट्री होती है जी, 2013 में एंट्री होती है, फिर 2018 में एंट्री होती है, और अब 2024 में एंट्री होती है। 3 एंट्रीज़ हो चुकी हैं उसकी। और उसकी मूवमेंट्स के बारे में वो इसी तरह प्लान था कि इसी तरह वो नहीं है। मैं आपने एक सवाल मुझे कहा था, आपने एक मुझे सवाल बताया था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप जितना सवाल इतना लंबा करेंगे ना, मैं आपको बता दूँ। आपने मुझसे पूछा था कि उस वक्त जो है जब पीपल्स पार्टी बनी थी तो नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर शी वाज ग्रेजुएट दैट टाइम, ठीक है ना, वो पीपल्स पार्टी की मेंबर बनी, नुसरत भुट्टो बनी, बाकी लोग बाद में आए। और फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने बजुज़ कि वो मीर शाहनवाज़ या मीर मुर्तज़ा की जो है वो ग्रूमिंग करते, बिकॉज़ वो औलाद नरीना थे ना, तो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की ग्रूमिंग किया था। आपको याद होगा, उसमें काफ़ी सारे ऊंच नीच भी आई। और ये जब शिमला में ये मुआहदा करने गए थे, तो शी वॉज द मेजर निगोशिएटर, और ये सारा ड्राफ्टिंग करने में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शामिल थी, ठीक है ना। इसको कहते हैं कि उन्होंने इनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग वहाँ से स्टार्ट कर दी थी। आप जब बात करते हैं ना कि एंट्री नहीं हुई बिलावल भुट्टो की, बिलावल भुट्टो की ग्रूमिंग बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने दौर से शुरू कर दी हुई थी।
और ये रिकॉर्ड पे बात है। अब ये इसको तो मैं कहूँ ना कि जी मैं कुछ सीना गजट बात कर रहा हूँ, तो उनकी आप एजुकेशन का रिकॉर्ड देख लें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना एजुकेशन का, उनके अतालीक देख लें जो उनके साथ उन्होंने फिट इन किया हुआ सारे पॉलिटिकल मतलब चीज़ों के लिए, पब्लिक में कैसे जाना है, कपड़े कौन से पहनने हैं, बोलना कैसे, कहना क्या है, किस जगह पे क्या कहना है, हर चीज़ उनके पास है। और वो उसकी ग्रूमिंग हुई है, ये उसी ग्रूमिंग के जाहिर है वो अपनी माँ की जो पार्टी थी उसका वारिस है, वो नहीं है। बिल्कुल सही है। तो विरासत ही चलती है ना। सही। ये अब सिर्फ विरासत सियासी जमातों में नहीं रह गई, लेकिन मुझसे ये ना पूछेगा और कहाँ कहाँ है, सारे नाल को बिया करवा दे। नहीं। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था ना वो ये था कि अगर मैं एक सिंपल एक लेमैन का, अगर 2018 के इलेक्शन में जरदारी साहब एक साइड पे हो जाएं और बिलावल को इंडिपेंडेंट कर दे, तब बिलावल की मूवमेंट को आप कैसे देखते कि ये ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स देता, या बिलावल जरदारी साहब के शेडो में हाथ थोड़े से उसके टाई अप हुए होते हैं और उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट नहीं हो सकती जितनी वो करना चाहता है, जितनी 2-3 अभी उसके स्टेटमेंट्स भी ऐसी आ चुकी हुई हैं, तो उसको कैसे देख रहे हैं कि जरदारी साहब अगर उसको फ्री हैंड दे दें? मैं बताता हूँ आपको ना, बड़ी सिंपल सा एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। बेनज़ीर वापस आई, 1988 में हुकूमत मिली इनको, 1.5-2 साल चल सकी। रीज़न कैन बी सो मैनी, बट फैक्ट्स कैन नॉट बी डिनाइड। फैक्ट ये था कि शी वॉज नॉट ग्रूम्ड, ये आपने लास्ट वीक प्रोग्राम में बताया, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने हुकूमत मिली 93 में, फिर वही बात हुई, दैन फिर स्ट्रगल में चली गई, बिकॉज वो 70 के बाद मुसलसल स्ट्रगल में थी। एक उन्होंने पावर का एक वो देखा, उसके बाद वो मुसलसल स्ट्रगल में आई, और वो फिर अपने आप को बतौर वज़ीर आज़म ग्रूम नहीं कर सकी। किए उन्होंने काम, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि मैं आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल वो कोई काम नहीं कर सकी, फ़लान हुआ फ़लान, उनकी टीम नहीं बन सकी। उन्होंने कुछ फ़ैसले ऐसे किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे। ये सिमिलर वही हाल हुआ जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का हुआ था कि उन्होंने डेफिनेटली एक जो है वो बाएं बाजू के लोगों के साथ मिलके एक जो है आम आदमी की आवाज़ बनाने की कोशिश की थी पार्टी को, ठीक है ना। बेनज़ीर भुट्टो ने भी वही किया, ठीक है। लेकिन वो अब यही बात ये है कि उसके पीछे कोई ऐसा ब्रेन नहीं था बेनज़ीर भुट्टो के पीछे कि जो इन सारी चीज़ों को टैकल कर सके, हैंडल कर सके, निगोशिएट कर सके, पॉलिटिकल निगोशिएट कर सके, पावर जो फैक्टर्स हैं उनके साथ निगोशिएट कर सके, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ के बात कर सकते, जो जाहिर है उनकी ग्रूमिंग कैसे हो चुकी है और कहाँ तक पहुँच चुके हैं। जी बिल्कुल। फिर हम कहाँ से निकल के हैं, हमने मुजाहिदीन से लेके तालिबान से लेके और वो टेररिस्ट के ख़िलाफ़ जंग, ये सारी चीज़ें भी आप जहन में रखें और उसको फोकस करें कि उसमें वो निकल के सामने आई, तो जाहिर है वो उसको नहीं कर सकी। तो आप क्या समझते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो, जिसको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ग्रूम किया था सियासत में, और एक बिलावल भुट्टो हैं जो पढ़े हुए हैं, इसमें मैं ये बिल्कुल उन पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपको पहले बता दूं, बिकॉज इज़ अ वेरी गुड पॉलिटिकल बीइंग, आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना। लेकिन अभी उनके वालिद भी ये समझते हैं कि वो इतने ग्रूम नहीं है जिस तरह आप कहते हैं। अभी आप 88 की बात करते हैं, आप सिर्फ उस पर ले लें जब ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आया, उसके बाद जो हुकूमत बनी, आप सारी चीज़ें उठा के देख लें, बिलावल वॉज वेरी वेल इन द गेम। उन्हें निगोशिएट किया, चीज़ें की, फॉरवर्ड भी गए, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं पॉलिटिकल निगोशिएशंस वो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने खुद किया। तो यही वजह है ना कि आज जितने भी जो आइनी ओहदे हैं किसके पास है? पीपल्स पार्टी के पास है। तो फिर आप समझें इसको कि सियासत क्या होती है, इसी को तो सियासत कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, पीडीएम की जो अदम इत्मीनाद के बाद जो गवर्नमेंट बनी, उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बिलावल को फॉरेन मिनिस्टर का डेजिग्नेशन मिला और उन्होंने काम किया। डू यू थिंक ये अच्छा फैसला था पीपल्स पार्टी का? कोई बुरा फैसला नहीं था। ग्रूमिंग इसे तो कहते हैं। भुट्टो साहब जो थे वो बेनज़ीर भुट्टो को क्यों फॉरेन मिशन पे साथ रखा करते थे? नहीं, वो उनको अपने बेटे के साथ रखना, ज़रदारी साहब अपने बेटे के साथ रखें, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आप कोलिशन पार्टनर बन जाएं, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री में
पार्ट लेना, सब वो थी कोलिशन गवर्नमेंट में, ठीक है, तो कोलिशन गवर्नमेंट में तो फिर मिनिस्ट्री बनवा देते। देखें बात सुने, कोलिशन गवर्नमेंट में तो ऐसा ही होता है, जब कुछ चीज़ें आप मनवाते हैं, कुछ मानते हैं, तो उनको बिलावल भुट्टो जरदारी की जो फौरन जो है पॉलिसी, उसके ऊपर काम करने के लिए और इंटरेक्शन के लिए पूरी दुनिया में जाहिर है वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आज भी जो है उसका एक जाहिर है एक कुछ ना कुछ न्यू सेंस तो है ना, ये नहीं है, तो उनका ये बनना उनको एक जाहिर है उनकी पार्टी के लिए एक फ़ायदा मंद है कि कल वो पार्टी का इजलास चेयर करेंगे, कल को वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कल को प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उसको पता होना चाहिए कि हम फॉरेन अफेयर्स में किस जगह पे फॉल कर रहे हैं। तो बुरी बात तो नहीं है, सियासत तो ऐसे होती है, वो किसको लाते हैं? हाँ, वो हिना रबानी थी, और तो आप कह रहे हैं ना थी, आप कह रहे हैं थी, अब उनके लिए नहीं थी तो फिर क्या करें? देखें ना, अब ज़रूरत नहीं थी ना, जब ज़रूरत थी उन्होंने उस पर लगाया उसको, जब ज़रूरत नहीं थी उन्होंने नहीं लगाया, बस उनका अपना बंदा था, वो ग्रूम होगा, वो करेंगे। पार्टी तो उन्होंने चलानी है, हमसे पूछ के थोड़ा चलानी है, या हमारे लिए चलानी है पार्टी। ठीक नहीं, आप खान साहब अगर गलत फहमी का शिकार हैं कि उन्होंने पार्टी आपके लिए चलानी है तो फिर हमारे लिए, हम तो देखें उनकी जितने फैसले, हम तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी आप उनको एनालिसिस करेंगे जी, वो राइट डिसीजन। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो मुझे मैं पूछ रहा हूँ क्या आप इस गलत फहमी का शिकार हैं कि तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून जो है वो आपके लिए अपनी सियासत के लिए करेंगे? अपने लिए करते हैं। हाँ, नहीं, अपने लिए करते हैं ना, जैसे भुट्टो साहब अयूब खान के दौर में पंजाब देश को भी यह बंदा बना रहे होते तो मुस्लिम लीग का बंदा है ना प्राइम मिनिस्टर, तो पंजाब में बना देते सिकार को, उनको चीफ मिनिस्टर आप बना देते, क्यों नहीं बनाया आपने? ये मुझे भी आप ज़रा जवाब दें ना, आप मुझसे पूछी जा रहे हैं। नहीं, मेरे पास तो इस तरह के टफ सवालों के जवाब नहीं होते ना, मेरी हिम्मत है जी। देना चाहिए था ना किसी, मतलब इतने सारे कारकुन जो हैं वो 1985 से लेके आज तक जो हैं वो मियां नवाज शरीफ की पार्टी के साथ हैं, कोई बंदा इतना इनके पास कैलिबर का नहीं है, वो नहीं है। कोई उस्मान बुज़दार नहीं था? नहीं, कोई उस्मान। अच्छा, फिर ठीक है। उस्मान बुज़दार उनको चाहिए सेकंड लेयर के लिए, जैसे राना भी नहीं है, नहीं वो भी नहीं है, वो भी नहीं, एहसन इकबाल हो गया, वो भी है उनके पास, नहीं वो भी है उनके पास, फर्स्ट लेयर अपने बंदे हैं सारे। ये खुशफहमी हमें हो खान अब्बासी की लॉटरी निकल आई थी बेचारे की। बात ये है कि ये आपको खुशफहमी हो सकती है, मुझे नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक, देखें उन्होंने अपने हिसाब से सारा कुछ करना है। ट्रू, इसमें तो अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं बहुत क्लासीफाइड है, मैं यहाँ कहना नहीं चाहता। ठीक है, ये सियासी जमातें नहीं हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, और इन्होंने आगे जितने लोग रखे हैं जिनके आप बहुत सारे लोगों के नाम ले रहे हैं, ये तनख्वाहदार मुलाजिम है। आप और कोई सवाल कर लें मुझसे। ये अभी ये बिलावल वाला था, ये मेरा फॉरेन मिनिस्टर वाला, ये लास्ट हमारा था इस एपिसोड में, और अभी एक लास्ट अगर हम कर लें तो अभी नेक्स्ट में ये जो 24 से 28 वाले टेन्योर में पीपल्स पार्टी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? कोई ग्रो करे कि पंजाब में पेनिट्रेट कर सकेगी? सर वक्त गुजर गया, बहुत सारा वक्त आ गया। देखें वो कहते हैं ना कि एक मिसाल है कि इन पुलों के नीचे से बहुत सा पानी निकल गया, तो बहुत सारी चीज़ें निकल गई, मुस्लिम लीग नून के लिए भी निकल गई। कई शहरों में जो मुस्लिम लीग नून का कला हुआ करते थे ख़त्म हो गई। पीयूष पाटिल कहते हैं मिनी लाड़काना कहाँ गया? आप वो तो कर सकते हैं जो वो उन्होंने कहा था कि इतना झूठ बोल दो कि लोग सच समझ लें, वो तो कर सकते हैं आप, ठीक है ना? अब तो वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ये भी जहन में ही रखें कि बस जो तहरीक का भी जो निकलना था वो निकल चुका हुआ है। चलें, अब बात यह है कि ये सब जो है लेवल पे आ गए, इक्वल लेवल पे, कोई मसला नहीं है, और ये उस हद तक रहेगा। वो कहते हैं कि जब तक पिया चाहेगा, पिया मन बहाता है जी, वो तो ज़बरदस्त है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस सीरीज़ में बड़ा टाइम निकाला जी, काफ़ी सारा हेक्टिक था आपके लिए,
और काफ़ी सारी चीज़ें जो हिडन थी, जो आवाम के लिए नई वाली थी कि जी आपने इसमें से उनको डिस्क्लोज़ किया जी, और आपका बहुत शुक्रिया। अभी नेक्स्ट सीरीज़ हमारी मुस्लिम लीग नून की होगी जी, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जी, फिर हम इसी तरह मौलाना की, फिर MQM की, फिर ANP की, बारी बारी हम सारा ये कोशिश करेंगे कि जी एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये डॉक्यूमेंटेड हो जाए जी। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम ये था आज का प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के साथ ही हमारे 4 पार्ट जो थे ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कंप्लीट हो गए। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एजुकेशन से उसके बाद ट्रैवल करते हुए हम बीबी की एंट्री, और उसके बाद फिर हमारा बीबी की असैसिनेशन और जरदारी साहब की मुफाहमती सियासत और कातिल लीग के साथ मिलना, और मुस्लिम लीग नून के साथ मुफाहमती सियासत, फिर बिलावल साहब का आके रेगुलर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना, ये सारे के सारे इसमें कुछ चीज़ें बड़ी हिडन थी, बड़ी टफ़ थी, जो नॉर्मली डिस्कस नहीं होती। वो शौकत साहब के जो है ना जी वो दिलेराना तज़िये से हम तक भी पहुंची। मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें नई थी और सीखने को मिली जी, और हम वंस अगेन शौकत साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी। नाज़रीन आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।